पंजाब में निकाय चुनावों में मिली छप्पर फाड़ जीत से कैप्टन अमरिंदर सिंह गदगद हैं। वे ज्यादा खुश इसलिए भी हैं कि कांग्रेस में अपने काम को सबसे लोकप्रिय नेता मानने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के बिना ही इतनी बड़ी जीत मिली। कांग्रेस की इस जीत में भले ही किसान आंदोलन की भूमिका रही हो, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का वन मैन शो ही माना जाएगा। इसलिए कांग्रेस की इस जीत में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वे लगातार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सहारे पंजाब में अपनी बड़ी भूमिका का इंतजार करते रहे। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत इसके लिए भूमिका भी तैयार कर रहे थे, लेकिन अब अमरिंदर सिंह पर सिद्धू के लिए दबाव बनाना उनके लिए भी मुश्किल होगा। मतलब ये कि सिद्धू को अपनी मर्जी का पद पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अपने धुआंधार प्रचार के लिए मशहूर रहे नवजोत सिंह सिद्धू के इस बार पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में एक जगह भी प्रचार के लिए नहीं गए। इसके बावजूद कांग्रेस ने राज्य की 108 में से 101 नगर काउंसिल्स और 8 में से 6 नगर निगमों में अप्रत्याशित जीत हासिल की है। इससे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को यह संदेश देने में भी कामयाब रहे कि सिद्धू के प्रचार के बिना भी वह पार्टी को जीत दिला सकते हैं। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस की दुविधा और बढ़ गई है। इसमें सिद्धू की बड़ी मांग भी आड़े आ रही है। बताया जा रहा है कि वह पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद मांग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार या पार्टी में कोई अहम स्थान देने के लिए पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के प्रधान सोनिया गांधी से मीटिंग करके आए थे। इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। सूत्रों का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार स्थानीय निकाय विभाग लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें ऊर्जा विभाग ही देना चाहते हैं। इसके अलावा सिद्धू ने यह भी मांग रखी हुई है कि उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में कांग्रेस का जातिगत समीकरण बिगड़ जाएगा। इस समय मुख्यमंत्री के पद पर एक जट सिख नेता है और अगर पार्टी का प्रधान भी जट सिख को लगा दिया जाता है, इससे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। प्रदेश के प्रधान के पद पर पार्टी हिंदू चेहरे को ही सामने रखना चाहती है। सुनील जाखड़ को कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें इस पद से हटाना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में, खास तौर पर शहरों और कस्बों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उससे कैप्टन का कद पार्टी में बढ़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने पूरे 9-10 दिन धुआंधार प्रचार किया। उनका फोकस मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र थे और यहाँ से कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली। इसके लिए जब सिद्धू को स्थानीय निकाय जैसा विभाग मिला तो उन्होंने शहरों में सुधार के लिए कई कदम उठाए, लेकिन वह अपने इस काम को निरंतर जारी नहीं रख पाए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ ही उनका नाम लिए बिना कई टिप्पणियां की, जिसके चलते कैप्टन ने उन्हें इस महकमे से चलता कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता गांधी वाड्रा परिवार को किसी तरह बेवकूफ बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं। उसका सबसे बड़ा नमूना पुदुचेरी में देखने को मिला। भरी महफिल में पुदुचेरी के सीएम नारायणसामी ने राहुल गांधी से बिना किसी हिचक के झूठ बोल दिया और राहुल गांधी उस बात को मान भी गए। पुदुचेरी में कांग्रेसी सरकार के अल्पमत में आने के ठीक अगले दिन राहुल गांधी पहुंचे और मछुआरों के साथ बैठक करने लगे। इस दौरान एक महिला ने सीएम नारायणसामी की शिकायत कर डाली, लेकिन नारायणसामी ने उसका अंग्रेजी में गलत अनुवाद करके राहुल गांधी को सुना दिया। सरकार बचाने का संकट झेल रहे मुख्यमंत्री वी नारायणसामी अब इस झूठ विवाद में बुरी तरह से फंस गए हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि जब एक बुजुर्ग मछुआरन ने राहुल गांधी से उनकी शिकायत की तो नारायणसामी ने उसकी शिकायत का गलत अनुवाद कर राहुल गांधी को बरगला दिया। उन्होंने महिला की शिकायतों का सही अनुवाद करने की जगह कथित तौर पर कह दिया कि वह तो उनकी और उनके सरकार की तारीफ कर रही है। महिला का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तमिल में बात करते हुए दर्शकों में से एक महिला ने कहा कि पुदुचेरी में जब चक्रवात आया था तो सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने लोगों की मदद नहीं की। चूंकि राहुल गांधी तमिल समझने में सक्षम नहीं है, तो मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला की शिकायत को अपनी तारीफ में बदल दिया। महिला चक्रवात के समय उनके यहाँ भ्रमण करने और राहत सामग्री प्रदान करने की सराहना कर रही थी। हालांकि नारायणसामी राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे, लेकिन वह सोशल मीडिया यूजर्स की नजरों से नहीं बच सका। तमिल जानने वाले लोग, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके झूठ को पकड़ लिया। करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स ने जोर देकर कहा, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने खुद को एक विवेकशील नेता के रूप में चित्रित करने के लिए महिला के बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया कि जैसे उन्होंने उनके कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हों।
महिला जाहिर तौर पर पिछले साल नवंबर माह में चक्रवाती तूफान निवाड़ के आने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा किसी भी तरह की सहायता न करने को लेकर शिकायत कर रही थी। महिला ने कहा, मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत को ये कहते हुए अपने पक्ष में तब्दील कर लिया कि वह केंद्र शासित प्रदेश में चक्रवात आने के समय उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ कर रही है। पुदुचेरी को चक्रवात निवाड़ ने गंभीर रूप से प्रभावित किया था। पुदुचेरी में राजनीतिक संकट के बीच और चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए गए थे। अपने अभियान के एक हिस्से के रूप में गांधी ने एक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत की और बाद में छात्रों के साथ चर्चा। पुदुचेरी में हाल के दिनों में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद वहां की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश का राजनीतिक ड्रामा अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों तक यूं ही चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल किरण बेदी को अपने पद से हटा दिया। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी पिछले कई सालों से जहां जाते हैं वहां अंबानी और अडानी का नाम लेना नहीं भूलते। यहां तक कि जिस नए कृषि कानून के विरोध में वे भाषण देते हैं तो उसमें भी अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी जब हम दो हमारे दो कहते हैं तो उनका इशारा हम दो से पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ होता है, और जब हमारे दो कहते हैं तो उनका संकेत अंबानी और अडानी की तरफ होता है। हम दो हमारे दो का ये कांग्रेसी मायने हैं। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए उद्धव ठाकरे भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अडानी किसके साथ हैं। असल में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार दिघी पोर्ट बेचने के लिए अडानी को ही चुन रही है। सवाल यह है कि जब अडानी में इतनी ही कमियां थीं, तो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिलीजुली सरकार ने दिघी पोर्ट बेचने के लिए अडानी को ही क्यों चुना? मतलब साफ है, अब तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अंबानी और अडानी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए करती रहीं, जिसकी हकीकत दिघी पोर्ट के सौदे के साथ सबके सामने आ गई है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 705 करोड़ रुपए में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर चुकी दिघी पोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। दिघी पोर्ट को अप्रैल में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा दिवालिया घोषित किया गया था। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के राजपुरी क्रीक के किनारे स्थित है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बताया कि वह इसे जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के वैकल्पिक गेटवे के तौर पर विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और देश के 12 बड़े बंदरगाहों में से भी एक है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा दिघी पोर्ट के 100% स्टेक अडानी पोर्ट्स बेचने के बाद कंपनी के सीईओ करण अडानी ने कहा कि दिघी पोर्ट लिमिटेड के सफल अधिग्रहण ने अडानी पोर्ट के बंदरगाहों को बनाने के लक्ष्य में एक अन्य कीर्तिमान जोड़ा है, जिससे भारत के पूरे आर्थिक क्षेत्र में सर्विस कवरेज बढ़ेगा। उन्होंने कहा, कंपनी की ग्रोथ पर फोकस, अनुभव और अधिग्रहण करने की निपुणता के साथ इस अधिग्रहण के बाद उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी महाराष्ट्र में ग्राहकों को अपनी सेवा दे सकेगा, जिसके अंतर्गत बड़े औद्योगिक क्षेत्र मुंबई और पुणे क्षेत्रों का विकास शामिल है। कंपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और मरम्मत करेगी, ड्राई कंटेनर और लिक्विड कार्गोज के लिए सुविधाओं के विकास में निवेश करेगी। दिघी पोर्ट के विकास के विभिन्न उद्योगों जैसे उपभोक्ता उपकरण, धातु, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और रसायन व्यवसाय महाराष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देगा और महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को जबरदस्त बूम मिलेगा। दिघी पोर्ट को मूल रूप से मुंबई के उद्योगपति विजय कलंतरी द्वारा विकसित किया गया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर गच्चा दे दिया और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने घाटे में चल रही अपनी रेलवे में फिर से जान फूंकने के लिए चीन से आर्थिक मदद करने के वादे से किनारा कर लिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का मानना था, आर्थिक समस्या से जूझ रहे उसके देश को चीन के 6.8 अरब डॉलर के निवेश से पेशावर से कराची के बीच मेन लाइन 1 को अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे रेलवे में चल रही मंदी को दूर किया जा सकेगा। हालांकि चीन ने पाकिस्तान के इस भरोसे को तोड़ दिया है। चीन पाकिस्तान की इमरान खान सरकार से अपने किए हुए वादे से मुकर गया और रेलवे के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया। चीन के इस झटके से पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट बीच में ही लटक गया।
पाकिस्तान की खस्ता हाल रेलवे के बारे में नए रेल मंत्री आजम खान स्वाति ने खुलासा किया कि पिछले 2 दशक में पाकिस्तान रेलवे को हुए कुल 1.2 ट्रिलियन रुपए के घाटे में 90% नुकसान हुआ है, जिसके कारण उन्हें हर साल करीब 35 से 40 अरब रुपए का घाटा हो रहा है। वहीं चीन के इस रवैये के चलते इमरान खान सरकार को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रेलवे को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। असल में कराची पेशावर मेन लाइन को सुधारने का काम इसी साल जनवरी में शुरू होना था, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो सका है। खबर ये भी है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास अब रेलवे कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि आतंकियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरा पड़ोसी देश पाकिस्तान अब जून तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से नहीं निकल पाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी FATF की आगामी बैठक के परिणाम को लेकर आशान्वित हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान कम से कम जून तक ग्रे सूची में बना रहेगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर माह में हुई FATF की बैठक में तय किया गया था कि पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे सूची में बना रहेगा, क्योंकि यह 6 प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहा। इनमें भारत के 2 सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF ग्रे सूची में रखा गया था। 27 मुद्दों को लागू कर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समय सीमा दी गई थी। ग्रे सूची में शामिल वो देश होते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग और आतंकियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने का जोखिम सबसे ज्यादा उठाते हैं। वहीं पाकिस्तान अपने आप को लगातार इस ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फाइनेंसिंग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नामखाना में रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जोरदार हमले देखने को मिले। अमित शाह ने कहा, जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती हैं कि उनका अपमान करते हैं। अमित शाह ने TMC को घेरते हुए रैली में जय श्री राम के नारे भी लगवाए। शाह ने कहा, ये नारा हमारी यात्रा का प्रतीक है। हम संकल्प करते हैं कि पश्चिम बंगाल से TMC को उखाड़ फेंकेंगे। और बंगाल के दौरे पर आए अमित शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि गरीब जनता की स्थिति में सुधार लाना है। बंगाल में माताओं बहनों की स्थिति को बदलना है, इसलिए हम परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों को सम्मान निधि मिलती है। शाह ने कहा, मछुआरे भाइयों को नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, ये एक परिवर्तन है। आदिवासियों को रहने के लिए कट मनी न देनी पड़े, इसे परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसे परिवर्तन कहते हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। दीदी ने स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करा दी। अब बीजेपी के दबाव के बाद दीदी सरस्वती पूजन करती दिख रही हैं। जय श्री राम का नारा लगाने पर दीदी को गुस्सा आ जाता है। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में तुष्टीकरण खत्म करेंगे ताकि लोग सरस्वती पूजा, रामनवमी मना सकें। दुर्गा पूजा करने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल की हालत बद से बदतर हो गई है। यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो केंद्र की मोदी सरकार के साथ डबल इंजन सरकार आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार आने पर हम सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम करेंगे। शाह ने कहा, आप एक बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। शिक्षक भाइयों को उचित मानदंड मिले, इसके लिए कमेटी का गठन भाजपा सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी सोचती हैं कि किसी को मार देने से बीजेपी रुक जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ममता दीदी के तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो गुंडे ममता दीदी की शह पर आज छिपकर बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जहां छिपना है छिप जाओ। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और जेल में डालेंगे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, TMC का एक ही नारा, भतीजा बढ़ावा। भतीजे के कल्याण के अलावा TMC के मन में कोई अभिलाषा नहीं। नरेंद्र मोदी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। The report, News of India.
कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का रेल रोको आंदोलन फ्लॉप रहा। इससे भड़के किसान नेता राकेश टिकैत ने फसलों को खेतों में जला देने की बात कही और कहा कि हम ट्रैक्टर में बैठकर बंगाल जाएंगे क्योंकि वहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बने राकेश टिकैत बंगाल इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में कांग्रेस की हालत कुछ बेहतर हो जाए, सारी कोशिशें इसी बात की हैं। लेकिन किसानों का रेल रोको आंदोलन उतना सफल नहीं रहा जितने की किसान नेताओं को उम्मीद थी। वजह यह कि प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दूसरी बात यह कि रेल रोकने कहीं किसान देर से आए तो कहीं जल्दी उठकर चले गए। प्रशासन के इंतजामों की वजह से कहीं भी किसानों को उत्पात मचाने का कोई मौका मिला नहीं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 90 दिनों से जारी है और एक ओर सरकार ने फिर से बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कही है, तो वहीं किसान कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बृहस्पतिवार को 12 से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते किसानों के रेल रोको आंदोलन के मंसूबे पर पानी फिर गया। उरई स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल के साथ जिले भर के थानों की पुलिस मौजूद थी। ट्रेनें तो स्टेशन से गुजरी, लेकिन किसी भी ट्रेन को किसान और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता रोक नहीं सके। इसके बाद किसान स्टेशन परिसर में बैठ गए और कृषि कानून वापस लो के नारे लगाते रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लंबरदार ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद सभी किसान और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा बल के साथ वाहनों से पुलिस लाइन भेज दिया गया। एडीएम जालौन प्रमिल कुमार ने बताया कि 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसानों की तरफ से रेल रोकने का प्रयास विफल रहा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 40 किसान संगठनों के शीर्ष नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पटना से लेकर दिल्ली और अंबाला तक में रेल रोको आंदोलन का असर दिखा। पटना में ट्रेनें रोकी गईं, दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। रेल रोको आंदोलन का सबसे अधिक असर दिल्ली मुंबई, दिल्ली जम्मू, दिल्ली भोपाल और दिल्ली हावड़ा रूट पर पड़ा। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात रहे। किसानों का आंदोलन देश भर में लगभग शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की जरूर हुई। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यदि केंद्र स्थिति को बिगाड़ता है तो हम अपने ट्रैक्टर्स लेकर बंगाल भी जाएंगे, वहां भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा में कहा, केंद्र सरकार इस मुगालते में न रहे। किसान फसल कटाई के लिए जाएंगे, यदि उन्होंने हट किया तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रदर्शन 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ प्रदर्शन भी करेंगे। The report, News of India.